और जिस तरह से यह हमला बढ़ता जा रहा है, उम्मीद ये की जा रही है कि एक बहुत बड़े युद्ध का रूप भी ले सकता है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड कर्नल मनोज कुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह के हालात सर हम ये बनते हुए देख रहे हैं फिलहाल ईरान और इजरायल के बीच में, शिवदान सर आपसे समझना चाहेंगे, क्या ये माना जाए जंग की शुरुआत हो गई है और इसका जो अंजाम है वो बहुत भयानक होगा? देखिए, जंग की शुरुआत तो 1949 से ही चल रही है। जो एग्जिस्टेंस, इजराइल बार बार यही कह रहा है कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और एग्जिस्टेंस की लड़ाई। 1949 में इजराइल का जब निर्माण हुआ था देश का, तो पूरे अरब देशों से जूज को प्रताड़ कर करके उनको जबरदस्ती वहां से निकाल करके भेजा गया था, भगाया गया था और उन्होंने जाकर के इजराइल में अपना शरण ली थी। तभी से लगातार इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। पहली लड़ाई उसने 1967 में लड़ी मेजर, जिसमें पूरा इजराइल के देशों, अरब देशों ने उस पर अटैक किया था। 73 में लड़ी, उसके बाद कई और युद्ध हुए हैं और लगातार इजराइल अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है। अब इस वक्त भी वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यही कहा है कि हम इजराइल जो है अपने अस्तित्व को सुरक्षित करने के लिए ये सब कर रहा है। तो ये जो फीलिंग इजराइल में आई हुई है, इसको जब तक ये फीलिंग नहीं निकलेगी, जब तक ये जो अरब देश हैं उसके साथ दुश्मनी का वातावरण बनाए कर रखेंगे, तब तक इजराइल कंफर्टेबल नहीं होगा और ना ही इजराइल उनको आराम से बैठने देगा। तो इसलिए ये लड़ाई जो शुरू की है अभी इजराइल ने, ये लड़ाई लंबे समय तक चलेगी, उसी तरह से चलेगी जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच में चल रही है। आज 3 साल हो गए रूस और यूक्रेन के युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला है, मगर इतना जरूर है इस युद्ध में विनाश बहुत बड़े स्तर का होगा, इजराइल का भी और ईरान का भी। जी, और वो होना शुरू भी हो गया है सर। जो तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कहा जा रहा था तबाही ज्यादा होगी, 104 लोगों की तो मौत हो ही चुकी है, वहीं इजराइल को भी बड़ा नुकसान ईरान पहुंचा रहा है। मनोज सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे फिलहाल जो हालात बने हुए हैं, अब आप कैसे देखते हैं, कैसे इसमें एस्केलेशन होगा और क्या न्यूक्लियर अटैक भी किया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं? देखिए, अभी जो मुद्दा निकल के आया है वो ये है कि ईरान उस मुहाने पे खड़ा है कि कुछ ही दिनों में उसके बाद इतना एनरिच यूरेनियम है कि 9 से 20 परमाणु हथियार वो असेंबल कर सकता है, ऐसा इम्कान है। और ये रिपोर्ट आईएईए की रिपोर्ट थी, जिसके पश्चात इजराइल को और भी सतर्क होकर ये हमले करने पड़े। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, ये हमले अभी शुरू नहीं हुए। सबसे पहले ये तरतीबवार इन्होंने, इजराइल ने सबसे पहले हमास का खात्मा किया, उसके बाद हिजबुल्लाह पे नजर अपनी डाली, उसके बाद फिर अब ईरान की तरफ ये लोग मुड़े हैं। उससे पहले हुती को भी इन्होंने काफी हद तक बर्बाद किया था। तो ये जंग पिछले 2 साल से 1.5 साल से जारी है और जैसा शिवदान सर ने कहा, ये जंग तो शुरू जब से अस्तित्व में आया इजराइल तभी से हो गई थी। लेकिन इन्हीं सब के बीच में आपको देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है पूरे विश्व में। अभी ईरान जो है अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है पूरे मुस्लिम देशों में, लेकिन उसका मुकाबला करता है खड़ा होके सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि ईरान इतना सशक्त बने, और अगर ये परमाणु हथियार इसको मिल जाते हैं ईरान को, तो फिर अभी तो इतनी दादागिरी कर रहा है, फिर किस प्रकार से ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को और तरजीह देगा, वो अब देखने की बात होगी। इसलिए जरूरी है कि पूरा विश्व इस पर ध्यान दे कि हम कोई भी जो देश जो टेररिज्म के टेरर को स्पॉन्सर करता हो, उसको हम लोग ऊपर ना उठने दें। और ये सबके हक में है, और ये इजराइल अगर लड़ाई लड़ रहा है तो पूरे विश्व के तरफ से लड़ रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो जी। बिल्कुल। ये कभी भी नहीं समझना चाहिए कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी का भला कर सकता है। और इस लिहाज से आप देखिए जिस प्रकार से इन्होंने बहुत टारगेटेड हमले किए हैं, इसमें इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा साथ रहा है, जिसमें अमेरिका ने जरूर इजराइल की मदद की होगी। किस प्रकार से पिन पॉइंटेड हमले इन्होंने किए हैं, ये हमले उसी प्रकार से हुए थे जैसे यूक्रेन ने कुछ दिन पहले रशिया के अंदर कुछ ड्रोन स्मगल करके उसकी एंट्री करा के वहां से फिर हमले किए थे। इसी प्रकार के ऐसे ही कुछ हमले यहाँ भी हुए ड्रोन्स के द्वारा अंदर। और सबसे पहले तो उन्होंने उनके एयर डिफेंस, रडार्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, उसके अलावा जो मिसाइल के बेसिस हैं उन पर इन्होंने हमला किया, ताकि बाद में खुलकर
इजराइल अपने हवाई जहाजों से उनके ऊपर हमले कर पाए। और तभी तो आपने देखा कि 200 के करीब हवाई जहाज उड़े और उन्होंने ये हमले किए हैं। 100 से ज्यादा टारगेट्स उन्होंने बर्बाद किए हैं और बड़े पिन पॉइंटेड टारगेट्स थे। इसमें आपको मालूम ही है, आपने पहले भी बताया, इनके टॉप कमांडर्स जो ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सलामी साहब वो चले गए, बघेरी चले गए जो कि उनके मेजर जनरल बघेरी जो पूरे आर्मी को हेड करते थे। इस प्रकार से बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट, दो तो मैं जानता हूं, एक है अहमद रजा और फरीदुद्दीन अब्बासी, दोनों को भी इजराइल ने खत्म किया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इजराइल की तरफ से। ये तब जब ईरान हमेशा कहता रहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं। तो आपने देखा किस प्रकार की उनकी तैयारी धरी की धरी रह गई। और ये कई जगह कंपैरिजन होते हैं कि ईरान के पास इतनी बड़ी फौज है, इजराइल बहुत छोटा है वगैरह वगैरह, लेकिन उसका वो कंपैरिजन कोई मतलब नहीं। किसके पास कितने टैंक है, किसके पास कितने सबमरीन है, उसका यहाँ पर अभी उतना औचित्य नहीं है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की लड़ाई है जिसमें इजराइल कहीं आगे है, बहुत ज्यादा आगे है। आप ये देखिए 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर होते हुए भी उसने इतने कारगर हमले किए हैं, ये काबिल तारीफ है। और उनके एजेंट्स 1000 से ज्यादा माना जाता है कि पूरे ईरान में उनके एजेंट्स हैं जो कि पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं, इजराइल का साथ दे रहे हैं। और ये भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है और इजराइल भी चाहता है कि अगर, लेकिन मनोज सर यहाँ पर ये भी समझना होगा सर कि अगर ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो वो भी एक बड़ा नुकसान इजराइल को पहुंचा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि ईरान के साथ दूसरे देश भी उसका सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि उसने दावा कर दिया है कि अब जंग तो शुरू हो चुकी है और खत्म इसे ईरान ही करेगा, यानी कि ईरान भागने नहीं देगा इजराइल को। अपनी बातों में ईरान ने साफ कर दिया है। और क्या माना जाए तो क्या दूसरे देश ईरान की मदद कर सकते हैं? देखिए दूसरे देश क्या, चीन ने तो साफ कह दिया है कि उसने इजराइल के की है और उस प्रकार से ईरान का साथ खुले तौर पर चीन दे रहा है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सारे देश जुट जाएंगे। बहुत कम देश हैं जो कि, मैं तो ये भी बताता हूँ, खाड़ी के देशों में बहुत कम देश है जो ईरान का साथ देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे देश सऊदी अरेबिया के साथ हैं जुड़े हुए। और देखिए आपने एक और बड़ी बात का ध्यान दिया होगा कि आज ही के दिन 14 तारीख को जो मिलिट्री सैन्य परेड है अमेरिका में, उसमें एक स्पेशल गेस्ट की तरह आसिम मुनीर को बुलाया गया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। क्यों? क्योंकि अभी अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। किसके खिलाफ? तो ईरान के खिलाफ। और ऐसा भी माना जाता है कि नूर खान एयरबेस पे जब हमने हमले किए थे तो उसका मेन उसमें युद्ध रोकने के लिए जो यूएस हमारे ऊपर प्रेशर कर रहा था, उसका कारण है कि उनके खुद के मिलिट्री पर्सनल वहां पे थे जो कि ईरान पर नजर रखने के लिए वहां रखे गए थे। ऐसी खबरें छन के आई हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये आवश्यक है कि हम लोग इस युद्ध को और बड़ा होते हुए देखेंगे। इसमें सब लोग शामिल होंगे। अमेरिका खुले तौर पर इजराइल के साथ है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। बिल्कुल, और ये बात खुद साबित भी कर दी है अमेरिकी अधिकारी ने, जिन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि हम इजराइल का साथ देंगे और दे भी रहे हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों की जानकारी। संजीव जी, आपको बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। फिलहाल अगर हम देखें मिडल ईस्ट को, तो किस तरह से मिडल ईस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? कौन सा देश किसका साथ देगा? ईरान के साथ कौन होगा, इजराइल के साथ कौन होगा, और क्या स्थिति आप इस वक्त देख पा रहे हैं? देखिए गीतू जी, वहां पर एक युद्ध की शुरुआत हो गई है और ये ईरान का जो हमला था एक बहुत ही बड़ा हमला था, एक बहुत ही मेजर डिसीजन था। और इस डिसीजन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी सहमति थी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। इजराइल इतना बड़ा जो हमला है वो अमेरिका की सहमति के बगैर नहीं कर सकता, भले से अमेरिका इसको सीधे कहे या न कहे। लेकिन ये एक बहुत ही मेजर मिलिट्री ऑपरेशन था और जिसमें कि इजराइल को बड़ी सफलताएं मिली है। और ईरान के आर्मी चीफ का मारा जाना, IRGC कमांडर्स का मारा जाना और अनेक साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट का मारा जाना एक बहुत ही बड़ी सक्सेस है। और जिस तरीके से ईरान अपने यूरेनियम इन्वेस्टमेंट को तेज गति से आगे बढ़ा रहा था, और IAEA की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो बैठक हुई थी लास्ट, उसमें ये प्रस्ताव भी पारित किया गया था और ये माना गया था उस बैठक में कि ईरान अपने IAEA के ऑब्लिगेशंस को वायलेट कर रहा है और वो लगातार यूरेनियम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है। तो ऐसे में ईरान जाहिर है कि तेज गति से न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने की तरफ बढ़ रहा था। और जहां तक इजराइल का और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रश्न है,
चाहे वो आज का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो या पिछले जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रहे हों, बाइडेन की बात कर लें, ओबामा हो, बुश हो, भी इस बात को लगातार कहते रहे कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और इसराइल तो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर देखता है। और ईरान और इसराइल का ये जो मिलिट्री ऑपरेशन का जो पूरा प्लान है, उसने बहुत पहले से बना करके रखा हुआ था। वो समय का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही उसको इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिले उसको हिट करेगा। और जाहिर है कि ये की जो बैठक हुई और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस तरह संकेत दिए थे, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत चल रही थी उस पर ज्यादा प्रोग्रेस हो नहीं पा रही थी। 5 दौर की वार्ताएं हो चुकी थी एक नई डील के लिए। तो ऐसे में ये जो हमला था ये संभावित था, लेकिन जाहिर है कि इसराइल ने ईरान के ऊपर एक बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है, बड़ा हमला किया है। लेकिन अब जो आप रिस्पांस देख रहे हैं उसमें ईरान भी उसको रिटेलिएट कर रहा है और एक युद्ध वहां पर शुरू हो गया है। और मेरा ऐसा मानना है कि इसमें आने वाले समय में अमेरिका भी सीधी दखल दे सकता है। और क्योंकि यदि इसराइल के ऊपर कोई बड़े खतरे आए तो अमेरिका तो उसे डिफेंड करेगा ही, लेकिन यदि अमेरिका के को इस बात का असेसमेंट होता है कि इस तरीके की युद्ध के बाद ईरान ने अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को और अधिक तेज कर दिया है और वो न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने की तरफ तेज गति से बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो ईरानियन डीप अंडरग्राउंड जो उसकी फैसिलिटीज हैं कि जहां पर उसके रियल न्यूक्लियर एसेट्स रखे हुए हैं, उसको बस्ट करने के लिए अमेरिका अपने बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकता है, जो कि जाहिर है कि अर्थ पेनेट्रेटिंग बंकर बस्टर जो न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज को तबाह करने के लिए जो ऐसे बॉम्ब्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डीप इनसाइड कि कोई भी स्ट्रक्चर को हिट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो अमेरिका के पास है। और अमेरिका ऐसे बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल सीधा सीधा ईरान के खिलाफ कर सकता है, क्योंकि इन दोनों राष्ट्रों ने, जैसा कि मैं फिर से कहूँगा, कि समय समय पर लगातार इस बात की संकल्पबद्धता दर्शाई है कि वो ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देगी। तो अमेरिका भी इस कमिटमेंट को करता है और अमेरिका अभी आज सीधा शामिल नहीं है, लेकिन जैसा कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास अभी भी स्पेस है। उन्होंने एक बात कही, अभी भी समय है ईरान के पास कि वो अपने न्यूक्लियर डील को कर ले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इस तरीके की न्यूक्लियर डील वगैरह के बारे में बात होगी। ये युद्ध की एक तरह से शुरुआत हो गई है और ऐसे में ईरान यदि थोड़ा और एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ेगा तो ईरान को इसका अपना भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उसके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो तबाह होंगे ही और उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। जहां तक अन्य राष्ट्रों की ईरान के समर्थन की बात है तो मुझे नहीं लगता कि कोई रशिया या चाइना कोई सीधा वहां पर वो इंटरवीन करना चाहेंगे। और मिडिल ईस्ट रीजन में भी ईरान को बहुत ज़्यादा जो वहाँ का शिया सुन्नी का जो डिवाइड है, सऊदी अरेबिया का जो कैंप है पूरा, उसमें वैसे ही ईरान के साथ एक टकराव बना रहता है। तो ऐसे में ईरान को बहुत ज़्यादा कोई बड़ा सपोर्ट नहीं मिलने जा रहा है। बैकग्राउंड में जरूर रशिया उसे आर्म्स की सप्लाई कर सकता है, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रशिया को आर्म्स की सप्लाई की थी, कामिकाजी ड्रोन, साहेब ड्रोन इत्यादि। तो इस तरीके के जो मिलिट्री एसेट्स की जो सप्लाई इत्यादि है वो जरूर ईरान को हो सकती है, लेकिन कोई सीधा डायरेक्ट इंटरवेंशन जिस तरीके का अमेरिका और इसराइल के बीच का होता है वैसा मैं ईरान और रशिया के बीच में या ईरान और चाइना के बीच में होता हुआ नहीं देखता। और अल्टीमेटली इसके जो सीवियर जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ईरान को ही भुगतने पड़ेंगे और ईरान और अधिक कमजोर बनेगा। ईरानियन प्रॉक्सीज जो है, हमास हो, हिजबुल्ला हो, हुती हो, उसको इसराइल ने पहले ही काफी कमजोर कर दिया है और अब सीधा ईरान के ऊपर भी हमला करके इसराइल ने इस बात को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि इसराइल के ऊपर किया गया कोई भी हमला, कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ईरान का जो भी वहां पर ताना बना है उसको इसराइल ध्वस्त करेगा और ईरान के अंदर का भी जो सिस्टम है, जो उसका न्यूक्लियर, बिल्कुल, और ये कोशिश पूरी होती हुई दिखाई भी दी जब यहाँ पर इजराइल की तरफ से अटैक किए गए तो 5 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया गया है ईरान की और आगे भी ये हमले जारी रहेंगे। यहाँ पर कर्नल शिवदान सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि हर देश ये चाहता है कि वो न्यूक्लियर पावर बन जाए। ऐसे में ईरान अगर ये कोशिश कर रहा है तो इसमें अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते कि वो न्यूक्लियर पावर बने। क्या इस न्यूक्लियर पावर का गलत इस्तेमाल होने की उम्मीद लग रही है? क्या अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो इसका मिसयूज किया जाएगा, जिसके चलते इजराइल और अमेरिका नहीं चाहते कि किसी भी तरह से ये पार ईरान के पास आए? क्या लगता है आपको? देखिए, ईरान में जैसे और देशों में एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है जी,
और उसके पास पावर होती है। ईरान में आपने देखा है कि जो खुमनेई है, वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं, जी। मुस्लिम सुप्रीम लीडर है, उनके हाथ में असली पावर है वहां पर। तो एक प्रकार से ये इस्लामिक कट्टरपंथ के तरफ इशारा करता है कि इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कब क्या डिसीजन ले लें उसका कोई पता नहीं लगता है। इसलिए यदि ये कोई प्रॉपर सेटअप होता है इस कंट्री में तो लोगों को विश्वास रहता है कि जो न्यूक्लियर पावर है वो मिसयूज नहीं होगी। मगर जैसा कि अभी आपने खुद देखा है, वहां पर हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी और हुती जैसे आतंकवादी संगठनों को खड़ा किया गया और उनको इजराइल के को हमले के लिए भेज दिया गया। और मिडिल ईस्ट में जगह जगह ये आतंकवादी जो संगठन है ईरान के, ये इस तरह की अशांति फैलाते रहते हैं। तो इस ऐसी कंडीशंस में जहां पर ईरान पूरे टाइम आतंकवादी गुटों को तैयार कर रहा है और उनको बाहर भेज रहा लड़ने के लिए, और जगह पूरे मिडिल ईस्ट को उसने टर्मोइल में डाला हुआ है, तो इसलिए इनके हाथों में यदि एटॉम बम आ जाएगा तो इनका कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि कब उसको इस्तेमाल कर दें, कहां पर इस्तेमाल कर दें। इसलिए ज्यादा वरी है कि ईरान के पास एटॉम बम नहीं होना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर भी इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं जो इस प्रकार के एटम बम का मिसयूज कर सकते हैं। इसलिए ऐसे देशों के पास इस तरह के हथियार होने से पूरे विश्व को खतरा रहता है और पता नहीं कहां किसका इस्तेमाल कर दें। तो इसलिए ज्यादा वरीड है अमेरिका भी और इजराइल भी कि इनका जो असली पावर है वो रिलीजियस लीडर्स के हाथ में है और जो कि रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं। जी बिल्कुल मनोज सर, और जैसा कि यहाँ पर शिवदान सर बता रहे हैं, क्योंकि मिसयूज हो सकता है और रिलीजियस लीडर के हाथ में पावर्स हैं ईरान में, तो ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि अब तो जंग की शुरुआत हो चुकी है एक तरह से ही माना जाए, पीछे नहीं हट रहा है ईरान, धमकी भी दे रहा है कि देखिए शुरुआत तो आपने कर दी है लेकिन हाँ अब इससे हम इजराइल को भागने नहीं देंगे इस युद्ध से। तो जब ईरान को ये पता है कि वो इतनी हैसियत नहीं रखता है कि वो इस युद्ध में स्टे कर पाए, ठहर पाए, तो उसके पीछे की वजह आपको क्या दिख रही है कि लगातार जो ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं, जवाबी कार्रवाई की जा रही है, क्या ईरान को अपना हर्ष पता नहीं है कि उसके साथ क्या होगा? देखिए, विश्व को ये डर सता रहा है कि जिस प्रकार का रेडिकलिज्म है ईरान में, उनकी लीडरशिप में, जो केवल रिलीजन के नाम पर कुछ भी करने को आमादा है, तो वैसी स्थिति में जिस प्रकार के बयान आते रहे हैं पिछले 1979 से के बाद से, जब से रिवॉल्यूशन हुआ है उसके बाद जिस प्रकार का कट्टरपंथ वहां पे बढ़ा है, उसके कारण विश्व थोड़ा सा सहम चुका है कि किसी भी हद तक जा सकते हैं वहां के लीडरशिप। किसी को भी, अब देखिए इजराइल जो है केवल एक न्यू जर्सी जितना बड़ा, एक जो न्यू जर्सी स्टेट है वहां अमेरिका में, उसके बराबर का ये देश है। इतना छोटा देश होने के बावजूद इतना शक्तिशाली है क्योंकि उसको बनना पड़ा, चारों तरफ उसके दुश्मन ही दुश्मन थे। और घेर किसने रखा था? घेरा था ईरान के द्वारा, मेनली हमास, हिजबुल्लाह, हुती, उसके अलावा सीरिया में भी उनके हितैषी थे पहले, लेकिन अब वो स्थिति बदल चुकी है। आपने देखा हमास को बर्बाद कर दिया गया, उधर उनको भी, हिजबुल्लाह को भी काफी हद तक ठोकर दी गई है इजराइल के द्वारा। उसके अलावा सीरिया में एक रेजिम चेंज हो गया जिसमें टर्की के समर्थन वाली वहां पे सरकार अभी आ चुकी है। तो ऐसी स्थिति में अब ईरान के पास कुछ ज्यादा बचा नहीं है, और ऐसी स्थिति में अगर उसके पास न्यूक्लियर हथियार, जो कि बिल्कुल उस मुहाने पे खड़ा है जहां वो उसको हासिल करने के एकदम करीब है, तो ऐसे में वो खतरा तो हो सकता है विश्व को। लेकिन जो अभी अटैक्स हुए हैं जो इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज में, नतांज में, इस्फहान, उसमें, तो उसमें ये कहा गया है IAEA के द्वारा कि उसमें कोई रेडिएशन का अभी तक इम्कान कुछ पता नहीं चला है। इसका मतलब बहुत मेजर डैमेज नहीं है। हाँ, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार देना वो तो बड़ी बात थी, लेकिन हाँ, इनको कंट्रोल करना, ये सभी देश चाहते हैं कि इनके ईरान को किस तरह कंट्रोल किया जाए, क्योंकि कोई भी देश जो कि टेररिज्म के मार्फत अपनी सत्ता चलाना चाहे तो वो ठीक नहीं है विश्व के लिए, विश्व की शांति के लिए। जी ठीक है, जी बिल्कुल। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है सभी देशों का कि वहाँ रेजिम चेंज हो, क्योंकि वहाँ की जनता भी त्रस्त है। अगर आप ध्यान दें तो जब शाह ऑफ ईरान वहां पे थे, तब वहां की जनता कितनी मॉडर्न होती थी, जो वहां के लिबास और फैशन और सब चीजों में वो लोग सम्मिलित थे, लेकिन उनको दबा के, कुचल के, अभी इस तरह का जो इस्लामिक
जो बिल्कुल, और तंत्र शायद है यही वो वजह चलाए रही जा है रहे कि हैं। जी, यहाँ पर जी। इजराइल के राजदूत ने ये साफ कर दिया है अमेरिका में कि देखिए हमारी जो जंग है वो ईरान के लोगों से नहीं है और उनके लिए बिल्कुल। भी मौका है कि वो भी आज़ादी पा सकते हैं इस दौरान। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं। इजराइल ईरान जंग से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान भी आया है कि अभी शुरुआत है और तबाही मचनी बाकी है। ईरान के खतरे को खत्म करना मकसद है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया, ईरान परमाणु हथियार हासिल करने के करीब है और ये दुनिया के लिए गंभीर खतरा है। नेतन्याहू कह रहे हैं ईरान के परमाणु हथियार हमारे भविष्य के लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए ईरान को खत्म करना ही मकसद है। बड़ी खबर सामने आ रही है, यहाँ का जो शासन है इसके प्रति जो रवैया है उसको लेकर साफ कर दिया गया है इजराइल की तरफ से कि देखिए हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से जो यहाँ के लोग हैं उन पर कोई असर पड़े, लेकिन हाँ यहाँ का जो शासन है उसके खिलाफ इजराइल जरूर है। और ईरान पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बयान दे दिया है कि अभी शुरुआत है और तबाही मचनी अभी बाकी है। ईरान के खतरे को खत्म करना मकसद है। ईरान परमाणु हथियार हासिल करने के काफी करीब है और ऐसा होने नहीं देगा इजराइल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नेतन्याहू ये बात कर रहे हैं। संजीव सर, आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल जिस तरह से हालात और माहौल बने हुए हैं, ऐसे में भारत की भी एक भूमिका है, क्योंकि नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बात की है, उन्होंने कहा कि शांति बरकरार रखें, लेकिन यहाँ पर एक तरह से उन्हें भी इस बात से अवगत करा दिया गया है। अगर भारत की हम बात करते हैं इजराइल के रिश्तों के साथ और ईरान के रिश्तों के साथ, तो किस तरह से आप देखते हैं और क्या भारत का रवैया होना चाहिए दोनों देशों के प्रति? देखिए गीतू जी, भारत के जो रिश्ते हैं वो इजराइल के साथ भी और ईरान के साथ भी अच्छे हैं, प्रगाढ़ हैं, मजबूत हैं और दोनों के बीच में एक संबंधों का एक इतिहास भी है। और इजराइल हमारा एक मेजर डिफेंस पार्टनर भी है, अन्य की सेक्टर्स में भी इजराइल हमारे साथ कोलैबोरेट करता है। ईरान के साथ हमारी सिविलाइजेशनल टाइज हैं, ईरान में हम अपना चाबहार का पोर्ट भी बना रहे हैं। ईरान के साथ जो है एनर्जी के जो हमारे संबंध हैं वो प्रगाढ़ है, मजबूत हैं। लेकिन जहां तक ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स का प्रश्न है, भारत भी ये मानता है कि ईरान के पास को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। और भारत ने कई बार जो IAEA के रेजोल्यूशंस में जो है ईरान का के विरोध में मत दिया है, वोट किया है। तो क्योंकि भारत भी ये मानता है कि इस तरीके की जो सिचुएशन है, इसमें यदि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आते हैं तो ऐसे में ये पूरे मिडिल ईस्ट रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकता है और अनेक तरीके की वहां पर आशंकाओं को जन्म दे सकता है और पूरी सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। परमाणु अप्रसार के संदर्भ में जाहिर है कि ये महत्वपूर्ण है कि इस तरीके के जो वेपन्स हैं इसकी प्रतिस्पर्धा न बढ़े। और यदि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लेगा तो फिर सऊदी अरेबिया भी न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने की तरफ बढ़ेगा, वो भी जो है इस तेज गति से उसकी खिलाफ तरफ कदम बढ़ाएगा, क्योंकि फिर सऊदी अरेबिया की इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी और फिर अन्य देश भी उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की महत्वाकांक्षाएं पहले से ही हैं। पाकिस्तान जैसे एक आतंकपरस्त और डिस्टेबलाइज मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन्स पहले से ही मौजूद है, तो वो एक आशंका और चिंताओं का कारण बना रहता है। तो ये भारत का भी मानना है कि ईरान को अपने न्यूक्लियर वेपन्स का जो प्रोग्राम है उसको त्यागना चाहिए। और भारत ने, जैसा कि मैंने कहा, कि अनेकों बार जो IAEA के रेजोल्यूशंस में ईरान के विरोध में मत दिया था। लेकिन इतना कहने के बाद भारत ये जो पूरी सिचुएशन है उस पर बहुत ही क्लोज और पैनी नजर बनाए हुए है और भारत ये चाहता है कि ये जो पूरी सिचुएशन है इसको एक नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत से ही हल किया जाए और इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन अगर निकालने की कोशिश की जाए तो ऐसे में जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के लिए घातक होंगे, ईरान के लिए और इजराइल के लिए तो ये चुनौतियां पैदा करेंगे ही, लेकिन ये पूरे मिडिल ईस्ट रीजन को और पूरे विश्व को भी प्रभावित करेंगे। तो भारत देखिए, चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो इजराइल ईरान के बीच का युद्ध हो, सभी में इस बात को लगातार कहता रहा है कि जो एक डायलॉग और नेगोशिएशंस है उस पर बल दिए जाने चाहिए और उस पर बल भारत देता है। और भारत ने इस बात की एडवोकेसी की है कि दोनों ही पक्षों को शांतिपूर्ण तरीके से, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से इसका रेजोल्यूशन निकालना होगा। लेकिन वर्तमान के हालात गीतो जी जो दिखाई देते हैं वो काफी ऐसे अभी नहीं दिखाई देते कि जिसमें कोई सब्सटेंशियल नेगोशिएशंस हो और अभी एक युद्ध की स्थिति निसंदेह बन गई है, क्योंकि ईरान के ऊपर एक बड़ा
मिलिट्री एक्शन इजराइल ने लिया है। और अब आगे भी अगर ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को इसके बाद भी अगर वो ऐसे असेसमेंट्स इजराइल को और अमेरिका को होते हैं कि वो फिर से और उसने इसकी जो इन्रिचमेंट की जो मात्रा है, जो उसका ग्रेड है 90% ग्रेड तक का होना चाहिए वेपन बनाने के लिए, वहां तक अगर करना शुरू कर दिया है तो आप ये मान लीजिए कि आने वाले समय में, जैसा कि नेतन्याहू कह रहे हैं, और भी बड़ी जो कार्रवाई है वो ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हो सकती है। और उस तरह की कार्रवाई में अमेरिका की भी सीधी भागीदारी हो सकती है। अमेरिका के पास वो कैपेबिलिटीज हैं कि जिसमें कि वो डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं ईरान की, उसको वो हिट कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये अभी सिचुएशन बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण है। और मैं वर्तमान में तो बात की बहुत सब्सटेंशियल जो नेगोशिएशंस तो अभी नहीं देखता, क्योंकि और ईरान ने जो रिटेलिएशन किया है, ईरान का रिटेलिएशन अपेक्षित था। ईरान को अपनी देश की जनता को भी दिखाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी दिखाने के लिए कि वो कमजोर नहीं है, वो इस तरह के रिटेलिएशन उसका इमिनेंट था, एनी टाइम होना था, और जो कि हो रहा है। लेकिन अब चूंकि ईरान ने ड्रोन्स के भी हमले किए हैं, लगभग 150 से भी ज्यादा की मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की हैं। अब इसके बाद यदि ईरान इसके बाद फर्दर और भी कार्रवाई करता है, जिसको कि वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का नाम दे रहा है, पहले भी वो 2 बार ऐसे हमले ईरान इजराइल के ऊपर कर चुका है, लेकिन इस बार का जो हमला है उसका जो स्केल है वो काफी बड़ा है, क्योंकि इजराइल ने उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को हिट किया है, उनके साइंटिस्ट को और टॉप कमांडर्स को और मिलिट्री चीफ को मारा है। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, और ईरान आगे भी ये हमले जारी रखेगा, फिर उसका रिस्पांस फिर से इजराइल करेगा। तो ऐसे में ये सिचुएशन एस्केलेट होते हुए दिखाई दे रही है, और अब देखना होगा कि किस तरीके की सिचुएशन बनती है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, उसमें बेहद आवश्यक ये इस बात की सख्त आवश्यकता है कि सभी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से काम करें। और जो चैलेंजेस हैं वो उसका मुकाबला तो दोनों की तरफ से किया ही जा रहा है, लेकिन कोई बड़े मिसकैलकुलेशन अगर वो करेंगे, बुद्धिमत्ता से काम नहीं लेंगे, तो ये जो है और अधिक विनाश का कारण बनेगा। और ये जाहिर है कि ईरान के लिए ऑप्शन है, जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अभी भी उनके पास ऑप्शन है कि वो अब उन्होंने कार्रवाई कर दी है, उसके बाद यदि अपने आप को वो होल्ड करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा, और अपने न्यूक्लियर जो इन्रिचमेंट के यूरेनियम के ईरान अपने आप को होल्ड करेगा या नहीं करेगा। शिवदान सर, जो मौजूदा लीडरशिप है, आपको क्या लगता है, क्या उस लीडरशिप की ऐसी मानसिकता होगी कि वो अपने लोगों के हितों के बारे में सोचेंगे, लोगों की जान के बारे में सोचेंगे, और यहाँ पर जिस तरह से ट्रंप कह रहे हैं कि नेगोशिएट कर लीजिए, डील कर लीजिए, समय है अभी भी, संभल जाइए, तो ईरान क्या इस बात को मानेगा? कितनी संभावनाएं आपको लग रही हैं? रिलीजियस कट्टरपंथ है, इस्लामिक कट्टरपंथ पावर में है, तब तक ईरान का इसको एग्री करने का बहुत कम चांसेस है। एक ईरान ही ऐसा देश है जितने इतने बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों को खड़ा किया है, जैसे हमास, हिजबुल्लाह, हुती एटसेट्रा। तो ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा कर दिया है ईरान ने। और जब तक धार्मिक कट्टरपंथ वहां पर समाप्त नहीं होगा, तब तक वहां शांति स्थापित नहीं हो सकती। ये उसी तरह से है जैसे हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरपंथ और सेना का कंट्रोल है, इसके वजह से पाकिस्तान ना तो तरक्की कर रहा है और ना यहाँ पर शांति रहने दे रहा है। इसी प्रकार से ईरान में रिलीजियस कट्टरपंथ के कारण ही ये सारा डिस्टर्बेंस पूरे मिडिल ईस्ट में हुआ है। इतने दिन से हिजबुल्लाह, हमास, इजराइल, ये लड़ाई क्यों चल रही थी? ये केवल इसलिए चल रही थी कि ईरान ने इन ग्रुपों को तैयार करके भेजा वहां पर लड़ने के लिए और वहां पर डिस्टर्बेंस कराया। तो इसलिए मुझे आशा नहीं लग रही है कि जब तक ये रिलीजियस कट्टरपंथ को समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक वहां पर शांति स्थापित हो पाएगी। और ये केवल इस ईरान में इस तरह का है, बाकी देशों में इस तरह का कट्टरपंथ नहीं है, इसलिए उन देशों में शांति है, वहां पर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है। पर ईरान में मुझे ये नजर नहीं आ रहा है, और इसलिए ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान जो है औरों को भी शांति नहीं रहने देगा। जी बिल्कुल। और मनोज सर, यहाँ पर ये देखिए, ईरान की तैयारी भी कम नहीं है। अगर हम बात करते हैं इजराइल के आयरन डोम की, तो उसे भी ध्वस्त किया गया है, उसे भी कहीं ना कहीं हिट किया गया है, और जितना मजबूत डोम ये माना जाता था, अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्यों ईरान की जो टेक्नोलॉजी थी वो उसके तहत इस
आयरन डोम को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो क्या माना जाए, क्या ईरान पूरी तैयारी करके बैठा है कि किस तरह से जवाबी कार्रवाई करनी है और काफी नुकसान वो इजरायल को पहुंचा सकता है? देखिए, ईरान ने अपनी तैयारी तो बहुत देर से कर रखी है। उनके पास मिसाइलों का बहुत बहुत बड़ा जखीरा है, जो कि खुद नेतन्याहू साहब ने कल अपने बयान में कहा कि 10,000 से ज्यादा उनके पास मिसाइलें हो सकती हैं, और जिनको वो न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ भी इक्विप कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में है, उसको कोई छोटा मोटा देश नहीं है। जिस प्रकार से उसने अभी तक लड़ाई लड़ी थी हिजबुल्ला के द्वारा और हमास के द्वारा उस क्षेत्र में, लेकिन वो उसके बाद पकड़ उसकी कमजोर हुई है, क्योंकि जब सीरिया जब से गया है तो जो रूट है इसका आर्म सप्लाई का वो बंद हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन मैं 2-3 बातें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूँ। पहली बात कि भारत का बहुत बड़ा इंटरेस्ट ईरान में है निहित। पहला तो चाबहार पोर्ट के थ्रू हमारा आईमेक जो इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर वो जाता है, तो वो एक बड़ा हित है हमारा, जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए, चाहे ग्वादर के थ्रू जो भी है, उसके लिए बहुत आवश्यक था। तो हम ईरान को छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरा, एनर्जी नीड्स जो हमारी हैं, उसके कारण भी ईरान हमारे लिए बहुत बड़ा एक सपोर्टर रहा है उस हिसाब से। और अगर आप देखें, न्यूक्लियर इस्लामिक देशों में केवल पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए किस प्रकार से टर्की उसके साथ आके खड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ जो हमारा 4 दिन का युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान, तो उसमें जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो कारण उसका यही है कि सभी चाहते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जिसके पास है किसी न किसी तरह से उसको हासिल किया जाए, और ताकि उनके पास एक नेगोशिएटिंग टेबल पे वो बैठ सके, जो भी अपनी बातें हैं उनको मनवा सके। अभी कल ही की रिपोर्ट थी, IAEA की रिपोर्ट थी, जिसमें कहा गया था कि ईरान उस मुहाने पे पहुंच चुका है जहां पर वो न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार कर सकता है। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए ये रेजीम चेंज जो करना चाहते हैं अमेरिकन और इजरायली मिलके, देखिए इसका क्या होता है, क्या हश्र होता है, इस बार होगा या ये युद्ध लंबा चलेगा, फिर वहां पे रेजीम चेंज होगा। लेकिन निश्चित तौर पर रेजीम चेंज करना ही इनका मकसद अभी रह गया है। जी बिल्कुल। और संजीव जी, यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान के बीच रिटेलिएशन की कार्रवाई चल रही थी, उस वक्त ये मानिए कि ईरान ने मध्यस्थता करने की बात की थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वो आ सकता है, मीडिएशन कर सकता है, लेकिन किसी भी एक देश का सपोर्ट नहीं किया था। तो हम कैसे समझे ईरान की भूमिका को? क्या वो भारत का सपोर्टिव है, नहीं है? हालांकि हमारे जो रिलेशंस है ईरान के साथ वो बेहतर है, जिस तरह से बात की जा रही है। तो अभी अगर भारत को फैसला लेना है कूटनीतिक के हिसाब से, तो किस तरह से ये जो सिचुएशन है उसको बैलेंस किया जाएगा इजराइल और ईरान के बीच? क्योंकि इजराइल के जो PM है वो तो बात कर रहे हैं भारत से, लेकिन ईरान की तरफ से ऐसा कोई कॉल नहीं आया प्रधानमंत्री मोदी को। तो क्या अभी हालात रहेंगे और भारत किस तरह से निर्णय लेगा? देखिए, भारत यही चाहेगा कि ये जो पूरी सिचुएशन है उसमें संवाद को इस्टेब्लिश किया जाए, और दोनों ही देशों के बीच में बातचीत की प्रक्रिया के ऊपर भारत अपनी एडवोकेसी करेगा, अपनी सलाह देगा। और भारत ये चाहेगा कि जो भी ये जो मतभेद के जो विषय हैं उसका जल्द से जल्द जो निराकरण है वो वॉर फील्ड्स पर ना हो करके नेगोशिएटिंग टेबल पर हो। और भारत की जो विदेश नीति, भारत की जो पूरा अप्रोच रहता है वो एक संतुलित रहता है, विवेकपूर्ण रहता है, बुद्धिमत्तापूर्ण रहता है, जिम्मेदारी भरा होता है। और भारत इस बात को भी कहेगा कि यदि यह युद्ध फर्दर एस्केलेट करता है तो फिर ये जो पूरी सिचुएशन है वो पूरे मिडिल ईस्ट रीजन को और अधिक डिस्टेबलाइज करेगी। मिडिल ईस्ट रीजन जो कि पूरे विश्व के एनर्जी सप्लाईज का एक तरह से केंद्र है, वहां पर अगर बड़े डिस्ट्रप्शंस पैदा होते हैं, जो कि पहले से ही दिखाई दे रहे हैं, इजराइल और हमास के बीच का युद्ध पहले से ही चल रहा है, दूसरा युद्ध भी अब शुरू हो जाएगा, तो अनेक जो एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं वो जो डिस्टर्ब होंगी, बाधाएं होंगी, ऑयल के रूट्स डिस्टर्ब होंगे। पहले से ही उसमें हूती ने और अन्य जो डिस्टेबलाइज सिचुएशन ने चुनौतियां पैदा कर रखी हैं। तो ऐसे में ये पूरे विश्व पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ेगा, खासकर जो एनर्जी के प्राइसेस हैं उसके ऊपर। ये जो युद्ध है वो किसी के हित में नहीं है, और इसका जो समाधान है सबसे अच्छा यही हो सकता है कि दोनों ही पक्षों को बातचीत के माध्यम से रास्ता निकाला जाए, और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के ईरान को भी अपनी एक जिम्मेदारी भरी अप्रोच को दर्शाना होगा,
और ईरान जाहिर है कि उसके न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के जो चिंताएं इसराइल को हैं, जो मिडिल ईस्ट रीजन को है, सऊदी अरेबिया को है, अन्य राष्ट्रों को हो सकती हैं, उसे ईरान को समझना होगा और एक तरीके से अपने इस तरीके के एम्बिशंस पर लगाम लगानी होगी। और ये चीज मेरा ऐसा मानना है कि यही एकमात्र रास्ता है। यदि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ाता है तो मैं ये देखता हूं कि वो सिचुएशन को और अधिक डिस्टेबलाइज करेगा और भी बड़े हमले का को उसको झेलना होगा और ऐसे में पूरी सिचुएशन और अधिक बिगड़ सकती है और मिडिल ईस्ट रीजन और अधिक डिस्टेबलाइज हो सकता है। तो भारत देखिए शांति का पक्षधर है, संवाद का पक्षधर है और भारत ये भी चाहेगा कि जो भी पार्टीज हैं वो विवेक से काम लें, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से काम लें और ऐसे कोई बड़े कदम न उठाएं कि जिससे कि और अधिक डिस्टेबलाइज हो। जी बिल्कुल। और यहाँ पर शिवदान सर ये भी बताइए कि अगर ये जो जंग है लंबे समय तक छिड़ी रहती है उसका प्रभाव क्या होगा विश्व को? अगर हम देखें मिडिल ईस्ट पर कितना प्रभाव आप देख रहे हैं, भारत से अगर जोड़कर देखें यहाँ पर क्या असर दिखाई देगा, बाकी देशों पर कितना असर आपको दिख रहा है अगर ये जंग लंबे समय तक कंटिन्यू रहती है? देखिए आजकल का युद्ध मशीनों का युद्ध हो गया है, मिसाइलों से और ड्रोनों से लड़ा जाता है। जिस तरह का महाविनाश यूक्रेन में देखने को आराम मिल रहा है या रशिया में मिल रहा है, और गाजा में एक एस्टिमेट आया है कि केवल गाजा की 5% जमीन ही इस लिए बची, इस योग बची है जिसमें कि कुछ खेती की जा सके। बाकी पूरी जमीन को उसमें इतना बारूद भर दिया गया है कि उसमें अब खेती नहीं हो सकती है। तो ये महाविनाश गाजा एक तरह से प्लेन ग्राउंड बन चुका है। पूरा 60 किलोमीटर एरिया जो भी लंबा था उसमें कुछ भी नहीं बचा है। यूक्रेन को दोबारा से स्थिति में आने के लिए कम से कम अगले 30 साल लगेंगे, इतना विनाश यूक्रेन में हो चुका है। तो इसका यदि ये लड़ाई दोनों के बीच में चलती है और तो इससे ईरान का तो महाविनाश निश्चित है और साथ में इजराइल का भी उससे होगा जरूर इजराइल का विनाश। पर इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग है, हो सकता है इजराइल थोड़ा बचे अपने आप को, मगर ईरान का महाविनाश निश्चित है। इसलिए इस युद्ध में मैं पूरी तरह से इसको ईरान का विनाश देख रहा हूं। नंबर 2, इससे विश्व के एनर्जी सोर्सेज पर असर पड़ेगा क्योंकि ईरान जो है ऑयल सप्लाई करता है, इंडिया भी उससे ऑयल लेता है और भी कंट्रीज ले रहे हैं। तो इससे पूरे विश्व में ऑयल का क्राइसिस बढ़ेगा और ऑयल के प्राइस बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ेगी और तरह से और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। इसलिए ये विश्व के लिए आर्थिक संकट पैदा कर सकता है इनका दोनों का युद्ध। इसलिए बेटर यही होगा कि इन दोनों के अंदर विश्व की शक्तियों को इंटरवीन करना चाहिए, अमेरिका जैसी शक्ति को और रूस जैसी शक्तियों को, और इनके अंदर शांति स्थापित कराने की कोशिश की जानी चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ पर मनोज सर, लेकिन जिस तरह से ईरान जवाबी हमले कर रहा है और एक तरह से ही माना जाए कि ईरान तो ठीक है खत्म हो ही जाएगा, लेकिन इजराइल को भी एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो अभी रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक 70 से ज्यादा लोग वहां पर हताहत हुए हैं इजराइल में अभी तक। जो सुबह की रिपोर्ट है स्काई न्यूज के मुताबिक 70 के करीब वहां पर हताहत लोग हुए हैं। तो जाहिर तौर पर कुछ न कुछ मिसाइल वहां हमला करने में सफल हो पा रही हैं, ये तो सच है। और लेकिन अभी इसका रुख कैसे बदलेगा इस युद्ध का, वो कह पाना आसान नहीं है। और जैसा शिवदान सर ने कहा कि अभी बड़ी शक्तियों को बीच में इंटरवीन करके रोकना चाहिए युद्ध, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, उल्टा हो रहा है। जो बड़ी शक्तियां हैं वही तो इनको लड़ा रही हैं और उनको लग रहा है यही मौका है कि ईरान को पूरी तरह से उसका तख्ता पलट किया जाए और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को यहीं पर रोक दिया जाए। और उसी लास्ट बिड ऑफ लड़ाई जो जिसे कहते हैं उसमें ये लोग लग गए हैं। तो इसमें बड़ी शक्तियां भी शामिल हैं, इसमें अमेरिका का भी इंटरेस्ट है, इजराइल का है और बाकी भी यूरोपियन कंट्रीज का भी काफी हद तक इंटरेस्ट है कि किसी प्रकार से ईरान को रोका जाए। उसके बरखिलाफ सऊदी अरेबिया के साथ जो देश हैं वहां पे खाड़ी के देश, वो भी इसमें अमेरिका का समर्थन करते दिख रहे हैं। केवल जो देश ईरान के साथ खड़े हुए हैं वो पहले से जो उनके साथी रहे वो लोग हैं और जो उनके ऑयल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। चीन भी उनके ऑयल पे बहुत डिपेंडेंट रहा है क्योंकि चीन वो एक ऐसा देश है जिसको बहुत ऑयल इंपोर्ट करना होता है। आई थिंक वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है चीन। तो उसको ये सारे इंटरेस्ट यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो इसमें युद्ध अभी और आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से
ये जो कट्टरपंथ वाली सरकार है वहां पर ईरान में मानने वाली है और अपना कोई भी किसी भी प्रकार से ये इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज करें कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना रोकें, क्योंकि इस मुहाने पे आ चुके हैं ये कि अभी रुकने की स्थिति में नहीं है। तो अभी देखिए आगे क्या होता है, युद्ध बढ़ेगा ऐसा प्रतीत होता है। इसमें सभी देश झुलसेंगे उसकी आग में, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रेड रूट भी उस खाड़ी के तरफ से जाता है, जो कि यूरोप की तरफ, हमारे भारत से यूरोप जो जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब, उसका रास्ता भी उधर से ही पड़ता है। जी बिल्कुल। और संजीव जी, ऐसा माना जाता है किसी भी देश की ताकत वहाँ के नागरिक होते हैं, वहाँ की जनता होती है। और ऐसे में अगर हम यहाँ पर इजराइल की कूटनीति समझे तो उन्होंने एक बात ये भी छेड़ दी है कि लोगों को एक मैसेज दे दिया ईरान के लोगों को कि हम आपके खिलाफ नहीं है। यानी जो लोग इस मौजूदा लीडरशिप से त्रस्त हैं उनके लिए एक संदेश है, और एक तरह से इजराइल की कूटनीति भी समझे, एक रणनीति समझे कि यहाँ पर लोगों से कहा जा रहा है कि हम आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ का जो शासन है हम उसके खिलाफ है। इसलिए क्या आप इस स्ट्रैटेजी को, इस रणनीति को किस तरह से देखते हैं? क्या लोगों का सपोर्ट मिलेगा या फिर लोग एंटी हो जाएंगे इजराइल के? किस तरीके से आप फिलहाल मौजूदा स्थिति को देख पाते हैं ईरान में? देखिए गीतू जी, शाह ऑफ ईरान जब 1979 के पहले यदि आप ईरान के लोगों की जीवन शैली को देखें, वहाँ पर जो जिस तरीके का एक आधुनिकीकरण था, महिलाओं को स्वतंत्रता थी, आज़ादी थी, वो किसी भी तरीके के ड्रेसेस पहन सकती थी, कहीं भी जो है बिना बुर्के इत्यादि में आ जा सकती थी, और किसी तरीके के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। आज ईरान में बिल्कुल भी स्थिति बदली हुई है, और ईरान में जो महिलाओं को मॉरलिटी पुलिस के नाम पर उनको डिटेन किया जाता है, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। महसा अमीनी का जो केस था, जिसमें कि एक युवा महिला को वहाँ की जो तथाकथित मॉरलिटी पुलिस थी उसने अरेस्ट किया और इतना पीटा कि उनकी जो है कस्टडी में ही मृत्यु हो गई। और उसको लेकर के जो एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन ईरान के अंदर वहाँ के लोगों ने किया था महसा अमीनी की हत्या को लेकर के, वो भी अपना एक इतिहास है। हालांकि ईरान की ये जो बहुत ही ज्यादा अथॉरिटेरियन रिजीम है, उसने उस पूरे महिलाओं के आंदोलन को क्रश करने का कार्य किया था, और जो पुरुष भी उसमें जिन्होंने सपोर्ट किया था उनको जो है पब्लिक स्पेसेस पे हैंग किया गया था, कई को गोलियां मारी गई थी, और अनेक महिलाओं ने और पुरुषों ने अपनी जानें गंवाई थी। लेकिन ये आंदोलन था एक लंबे समय तक चला था। अनेक शहरों में लोगों ने खुलेआम तरीके से इस ईरान की जो ये जो रिवोल्यूशनरी नाम देते हैं इस्लामिक रिजीम जो है वहाँ की, उसके खिलाफ प्रदर्शन किए थे। तो ईरान के अंदर, वहाँ के लोगों के अंदर और खासकर महिलाओं के अंदर एक आज़ादी को लेकर के बहुत ही गंभीर तरीके से उनके अंदर इच्छा है, और वहाँ पर वो चाहती हैं कि वो उसी तरीके से आज़ादी से जिए जैसा कि 1979 के पहले का था। और ईरान के लोगों के अंदर इस इस्लामिक रिजीम को लेकर के गहरा असंतोष रहता है, एक गहरा क्षोभ रहता है। तो यदि उन्हें मौका मिलता है ईरान के लोगों को, तो वो जरूर ऐसे रिजीम चेंज का साथ देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ईरान में ये जो कट्टरता है, ये जो अथॉरिटेरियनिज्म ईरान दिखाता है, अपने लोगों के ऊपर भी दमन करता है, पूरे क्षेत्र में भी जिस तरीके से वो हमास को, हिजबुल्लाह को, हुती को, इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे अन्य छोटे बड़े आतंकी संगठनों को वो सपोर्ट करने का कार्य करता है। स्टेट इन स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म अगर कोई पाकिस्तान के बाद है तो वो ईरान है, और जाहिर है कि वो ईरान की इस तरीके की गतिविधियां पूरे मिडिल ईस्ट रीजन को भी डिस्टेबलाइज करती हैं। और ऐसा ईरान यदि न्यूक्लियर वेपन से एक्वायर कर लेता है, और इजराइल तो एक बहुत छोटा सा राष्ट्र है और उसके लिए तो 1-2 न्यूक्लियर वेपन ही काफी हैं, पूरे अस्तित्व को ही समाप्त कर सकता है। और ये जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनाई हैं, उनके जो बयान समय समय पर आते हैं कि वो इजराइल को वर्ल्ड मैप से ही मिटा देंगे, वो इस तरीके के बयान देते हैं। होलोकॉस्ट को डिनाई करते हैं, कोई होलोकॉस्ट हुआ ही नहीं था। और दूसरा, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका के नारे वहाँ के जो कट्टरपंथी लगाते हैं सड़कों पर। तो ये जो पूरा ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसकी वजह से इजराइल उसको लेकर के बहुत अधिक आशंकित रहता है। और अमेरिका जो कि ईरान को पूरी तरीके से बैक करता है, सपोर्ट करता है, पल पल उसके साथ खड़ा रहता है, उसका भी ये संकल्प है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन से एक्वायर नहीं करने देंगे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि जो वर्तमान के सिनारियोज हैं, इसमें यदि ईरान ने फर्दर स्टेप्स लिए, फर्दर उसने अपने यूरेनियम इनरिचमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो फिर अमेरिका भी इसमें शामिल होगा। और अमेरिका के शामिल होने पर ईरान के जो इस तरह के न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं,
उसको बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी क्षति पहुंचेगी। और यदि ये युद्ध बड़े बड़े स्केल पर जाता है तो फिर फर्दर आगे चल करके वहां पर रिजीम चेंज की भी संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि यदि ईरान की ये इस्लामिक रिजीम कमजोर पड़ती है तो जी। वहां पर अनेक जो वहां के लोकतंत्र की मांग करने वाले जो अनेक समर्थक हैं, आप अगर ईरान के थोड़े आंतरिक इतिहास की बात करें तो वहां पर लोकतंत्र की मांग पहले से ही होती रही है। अनेक लोकतंत्र की मांग करने वाले लोगों को इस इस्लामिक रिजीम ने बहुत ही ब्रूटली क्रश किया है। कई की हत्याएं की गई हैं, कई को फांसी के फंदे पर लटकाया गया है, कई को उनको इलिमिनेट किया गया है। लेकिन वो जो लोकतंत्र की मांग करने वाले, महिलाओं की आजादी की मांग करने वाले, अपने नागरिक अधिकारों की मांग करने वाले, स्वतंत्रता और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ जो एक यानी आप कह फ्री रहे स्टाइल हैं कि जो धड़ा लोकतंत्र की मांग यहाँ पर कर रहा है उनके लिए ये अच्छा समय है और वो जरूर उभर कर सामने आ सकते हैं। और इसके साथ ही शिवदान सर, यहाँ पर जिस तरह से हालात बने हुए हैं और एक खबर ये भी सामने आ रही है, जॉर्डन ने अपना एयर स्पेस ईरान को नहीं दिया इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, तो कुछ ऐसे देश जो करीबी हैं, जो आसपास हैं ईरान के, वो भी अब ईरान के खिलाफ खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनकी भी लगातार कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर ईरान से तनातनी रहती है और इसका फायदा इजराइल को होगा। पूरा मिडिल ईस्ट शिया सुन्नी में बटा हुआ है। ईरान सुन्नी शिया समर्थित है जी। बाकी जितने भी देश हैं वो सुन्नी समर्थन है। और इस वक्त जब से इजराइल की शक्ति का पता लगा है पूरे मिडिल ईस्ट को और अमेरिका साथ में है, अमेरिका ने ये भी वार्निंग दी है ईरान को, पूरे सबको, कि उसके जो सैन्य ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट में उनकी रक्षा के लिए जरूरत पड़ेगी तो वो इस युद्ध में कूद भी सकता है। इसलिए जॉर्डन ने जो उसको मना किया है अपना सैनिक ठिकाने को इस्तेमाल करने के लिए, उसका कारण यही है कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं बनना चाहता जिससे कि अमेरिका उसको भी अपने सामने दुश्मन समझे, क्योंकि अमेरिका के पूरे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पूरे मिडिल ईस्ट में है और वहां से वो किसी भी कंट्री को अटैक कर सकता है और उसका पूरा जवाब दे सकता है। तो इसलिए अमेरिका को इसमें, हालांकि इस वक्त अमेरिका नहीं बोल रहा है कि वो पार्ट लेगा, मगर उसने इनडायरेक्टली इशारा कर दिया है कि उसके सैनिक ठिकानों को यदि कोई हार्म पहुंचेगा इस युद्ध से तो वो इसमें इंटरवीन करेगा और इजराइल का साथ देगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस प्रेजेंट युद्ध में ईरान का कोई सपोर्ट कोई और इस आसपास का देश करेगा, क्योंकि वह सबको पता है कि असली जो इस इजराइल के पीछे अमेरिका का सपोर्ट है। इसलिए कोई भी देश अमेरिका से इस तरह की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहेगा। इसलिए ये जो लड़ाई है केवल ईरान की इजराइल के खिलाफ है और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान ईरान का ही होने वाला है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर अगर बात करें ईरान की, तो कूटनीति में शायद ईरान भरोसा नहीं रखता है मनोज सर, और ऐसे में जो उम्मीद अमेरिका की तरफ से जताई जा रही है कि आइए बात कर लीजिए, मध्यस्थता करवा देंगे, या फिर अभी भी समय है, सुधर जाए ईरान और जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसको डाउन कर दे, लेकिन क्या लग रहा है आपको, क्या ईरान अमेरिका की बात मानेगा? जब अब तक ही बात नहीं मानी गई तो अभी भी हालात ऐसे लग नहीं रहे हैं कि बात मानता हुआ ईरान नजर आएगा। कितनी संभावनाएं आपको लग रही हैं? देखिए, मुमकिन नहीं लग रहा है कि ईरान अमेरिका के दबाव या इजराइल के दबाव में अभी आएगा, क्योंकि ये बात हम रिपीट कर चुके हैं कि वहां कट्टरपंथी सरकार ऑलरेडी अस्तित्व में है। जब तक ये सरकार वहां से नहीं हटती, रेडिकलिज्म नहीं हटता है, तब तक इसमें कुछ ये मुमकिन नहीं दिख रहा है। और यही कारण है कि अगर आप देखें जो अटैक्स हुए हैं ये कब हुए हैं, जब 5 राउंड के टॉक्स जो न्यूक्लियर ट्रीटी के लिए, जो संधि के लिए चालू है अमेरिकन और ईरानियन के बीच में, वो 5 राउंड फेल हो चुके हैं, 6ठा राउंड अभी शायद कल है। तो इस माहौल में मुझे लगता नहीं, अभी तक नहीं माने हैं, और चूंकि वो बहुत करीब आ चुके हैं वो मानने वाले भी नहीं है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा, इसमें ईरान के अस्तित्व को भी खतरा है। जिस प्रकार से पूरा विश्व उनके खिलाफ एकजुट हो रहा है, तो मुमकिन है कि इसमें इनको दिक्कतें आएंगी। और जब से हिजबुल्लाह, आपको अगर याद होगा, बाइडेन सरकार ने कहा था, इनको वार्निंग दी थी इजराइल को कि अगर आप हिजबुल्लाह को छेड़ोगे तो वो लोग आपको नष्ट कर देंगे। लेकिन इजराइल ने बात नहीं मानी और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हिजबुल्लाह को किस तरह से बर्बाद किया, उनकी लीडरशिप को किस तरह से, आपको याद ही होगा पेजर अटैक्स जो हुए थे, किस तरह से उन्होंने उनको प्लानिंग करके ध्वस्त किया। तो इजराइल यहाँ भी अब जब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ चुका है, जो कि बहुत कम हुआ है 20 साल में, शायद इतना बड़ा
अटैक जो उन्होंने किया है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, तो मुझे लगता है कि अब ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और रेजीम चेंज होके रहेगा, क्योंकि इसमें अमेरिकन का बहुत बड़ा हाथ है पीछे इसराइल के साथ। और भी कई देश इसमें जुटे हुए हैं, जी। फ्रांस भी है, जर्मनी भी है। तो उस तरह से अगर आप देखें तो ये लड़ाई आगे बढ़ती हुई दिख रही है। ईरान जल्दी मानेगा नहीं, क्योंकि उनके पास जो सरकार है वो अपनी हार मानने वाली नहीं है। उनको आपको मालूम है वो अल्लाह पे विश्वास करते हैं, उनको जी। सुप्रीम मानते हैं और उनको लगता है अल्लाह उनके साथ है। जी बिल्कुल। संजीव जी, यानी ये माना जाए कि जो इजराइल है पूरी रणनीति के साथ इस जंग का हिस्सा है और अंजाम तक अब इस जंग को पहुंचाना है। अमेरिका का सपोर्ट भी मिल रहा है और कुल मिलाकर ये माना जाए कि बहुत लंबी सोच जो है इजराइल ने अब बना ली है कि क्या करना है उसे ईरान के साथ। देखिए, इजराइल तो है ही, इजराइल तो फ्रंट पे आकर के अटैक कर ही रहा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस पूरी रणनीति में पूरी तरीके से शामिल है। और ये जो हमला है इजराइल अकेले दम पर कर नहीं सकता था। जब तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का उसे गो अहेड जो ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, और ग्रीन सिग्नल ही की बात नहीं है बल्कि पूरी रणनीति अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर के बनाई है। ये बात स्पष्ट है, ये पर्दे के पीछे से किया गया है, क्योंकि इतना बड़ा मेजर ऑपरेशन अमेरिका की सहमति के बिना ये हो नहीं सकता। और मैं ये स्पष्ट रूप से देखता हूँ कि यदि ईरान अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस की तरफ आगे बढ़ता है तो अमेरिका तो अभी पर्दे के पीछे ही है, वो पर्दे के सामने भी आ सकता है। और वो यही अमेरिका जो कि सद्दाम हुसैन के खिलाफ इराक में, जबकि वहाँ पे कोई न्यूक्लियर वेपन्स के जो प्रोग्राम नहीं चल रहे थे, लेकिन सिर्फ इस शक की बिना पर कि उसने वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, या सद्दाम हुसैन के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो पूरी अमेरिका के लिए और पूरे मिडिल ईस्ट पे खतरे पैदा करेंगे, तो अमेरिका ने वहाँ पे पूरी रिजीम चेंजिंग करा दी। सद्दाम हुसैन की सरकार ही पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी और सद्दाम हुसैन को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये जो पूरी अगर इतिहास को उठा करके देखें तो अमेरिका बड़ी से बड़ी कार्रवाई को करने में समर्थ है, सक्षम है। और इजराइल की जैसी जी। शक्ति का जाहिर है कि उसको मिडिल ईस्ट रीजन में सीधा एक टेरिटोरियल प्रेजेंस है उसका, बहुत ही स्ट्रांग, रोबस्ट और शक्तिशाली जो प्रेजेंस के लिए इजराइल वहाँ पहले से ही मौजूद है। और ऐसे में अमेरिका यदि कोई बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करता है तो ये पूरे ईरान को न सिर्फ उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करेगा बल्कि वहाँ पर रिजीम चेंज भी कर सकता है। तो अब ईरान को बिल्कुल, यानी डिसाइड पूरी करना है संभावना है कि रिजीम ईरान यहाँ क्या पर चाहता है। चेंज हो सकता है, बड़ा बदलाव हो सकता है और इसके लिए इजराइल पूरी तरह से तैयार है, जिससे अमेरिका का समर्थन भी मिल रहा है और बाकी देशों का भी सपोर्ट मिल रहा है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।